नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर की जानकारी देते हैं। MHA की तरफ से सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। विदेश से आए यात्री केवल 7 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। 14 दिन का एडवांस लेने वाले होटलों को रकम वापस देनी होगी। बिना देर किए ये राशि लौटानी होगी होटल्स को। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आ गया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि पहले जो विदेश से जो लोग आते थे, यात्री आते थे, उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन करने की बात कही गई थी। लेकिन अब विदेश से आए यात्री केवल 7 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। 14 दिन का एडवांस लेने वाले होटलों को वापस रकम देनी होगी। बिना देर किए ये बकाया राशि लौटाएं होटल। MHA की तरफ से ये कह दिया गया है। बीजेपी दफ्तर में हुई अहम बैठक। सीएम शिवराज, VD शर्मा, सुहास भगत के बीच हुई चर्चा और मंत्रिमंडल विस्तार पर हुआ मंथन। 1 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है। मंत्रियों के नाम की सूची पर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, सुहास भगत के बीच ये चर्चा हुई है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है इस पर मंथन किया गया। 1 घंटे से ज्यादा देर तक इस बैठक में चर्चा की गई है। मंत्रियों के नाम की सूची पर चर्चा हुई। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। अनुराग, देखिए, मंत्रिमंडल के नामों को लेकर सूची तैयार की जा रही है। कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इन नामों को लेकर मंथन किया गया। सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जो पार्टी के सीनियर विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्रिमंडल में शामिल भी रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन संगठन से रायशुमारी की जा रही है, क्योंकि इस बात को लेकर अब पार्टी के सामने मुश्किल है कि जो बीजेपी के सीनियर विधायक हैं उनको तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन जो सिंधिया खेमे के विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। और इसी को लेकर अब मंथन तेज हो गया है। 1 दौर की बैठक हो चुकी है। खबर इस बात को लेकर है कि आज दोबारा बैठक होगी और 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार टल रहा है। और अब जो है पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए। और इसी को लेकर कल एक लंबी बैठक चली है और आज फिर एक बार बैठक होने की उम्मीद है। आज की बैठक में कौन कौन हो सकता है? देखिए, अभी तक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और सुहास भगत के साथ चर्चा की थी, आज भी इन्हीं लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। और उसके अलावा खबर इस बात को भी लेकर है कि पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ भी जो है मुख्यमंत्री राय मशवरा कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद नामों पर मोहर लग सकती है। तो मंथन लगातार जारी है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल हो सकता है और उसके बाद पार्टी हाईकमान की हरी झंडी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और सुहास भगत के बीच कल काफ़ी देर तक मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। 1 घंटे से ज़्यादा देर तक बीजेपी दफ्तर में ये बैठक हुई है और मंत्रियों के नाम की सूची पर इसमें चर्चा की गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होना है और इसमें कौन रहेगा मंत्रिमंडल में, इस बात को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि सीनियर विधायक बीजेपी के जो हैं उनको मंत्रिमंडल में लेना है और साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो कौन से नाम होंगे, कौन से चेहरे होंगे, इन सभी के नाम पर चर्चा इस बैठक में की गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पोहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ग्वालियर में लगे पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर न होने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सिंधिया जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तब उनके भी पोस्टर लगेंगे। हालांकि उपचुनाव में सिंधिया को मुख्य चेहरा बनाए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने चुप्पी साध ली। साथ ही उन्होंने पोहरी विधानसभा जीतने का दावा किया। अभी ग्वालियर के जनप्रतिनिधि तो है नहीं, तो जनप्रतिनिधि नहीं है तो जब आएंगे जब जाएंगे उनकी मर्जी पर है। पोहरी विधानसभा को लेकर क्या रणनीति बना? पोहरी विधानसभा भाजपा लड़ेगी और इन कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी। नाराजगी है भाई, क्या कहना है भाई? अभी जसवंत जाटव का एक बयान आया जिसमें बोला कि सिंधिया जी पार्टी का चेहरा होंगे, तो उसका आपका क्या बयान है?
और शिवराज कैबिनेट की कल अहम बैठक हुई और इस बैठक में भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में 16 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज भरने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। सरकार किसानों के 85 करोड़ का ब्याज चुकाएगी। वहीं सीएम शिवराज 1 जून से मजदूर संपर्क अभियान शुरू करेंगे। रोजगार और सरकारी इंतजामों का सीएम फीडबैक भी लेने वाले हैं। किसान भाई हैं, उनको भी नाबार्ड के द्वारा कैसे लोन हम मिले, 3000 करोड़ के आवेदन उन्हें प्राप्त हुए थे। 2000 करोड़ रुपया बैंकों को भी दे दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो किसान हैं उन्हें केसीसी से जोड़ने का भी तय किया है। 16 लाख किसानों का 85 करोड़ रुपए का ब्याज राज्य सरकार भरेगी, ये भी तय किया है। प्रतिदिन पैदल अन्य प्रदेशों के 12 से 15 हजार लोग आ रहे हैं और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो उनको भोजन देने की, चाय नाश्ता देने की, साधन देने की व्यवस्था कर रहा है। और एक प्रमुख सूचना आप सबको कि 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। मजदूरों पर मध्य प्रदेश में सियासत जोर पकड़ती जा रही है, खास तौर पर जब सूबे में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मजदूरों का मुद्दा एक बड़ा सियासी दांव है। कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि लॉकडाउन में मजदूरों की सहूलियत का ख्याल नहीं रखा गया। अब कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए यह बात बड़े पैमाने पर उठाना चाहती है। कांग्रेस 28 मई से मजदूरों के साथ चर्चा का वीडियो बनाएगी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। कांग्रेस की मांग होगी कि मजदूर परिवारों को 10,000 रुपए महीना दिया जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। से वापसी हुई है और किस तरह से मजदूर भटकते हुए, परेशान होते हुए अपने घर तक पहुंचा है, कितनी कठिनाइयों के बाद अपने घर पहुंचा है। सरकार की तरफ से जो प्रबंध होने चाहिए वो पूरी तरह से अनुचित थे, कुप्रबंध थे, उचित प्रबंध नहीं किए गए, जिसकी वजह से मजदूर काफ़ी परेशान हुए हैं। मजदूर अगर पहुंचे हैं तो अपनी व्यवस्थाओं से पहुंचे हैं, अपना पैसा लगा के पहुंचे हैं या कई सामाजिक संगठनों ने व्यवस्था की है। ये पीड़ा कितनी देशव्यापी, इस पीड़ा को ढांकने की कोशिश हो रही है, तो ये जनता तक कैसे पहुंचे, जनता कैसे जाने कि देश में क्या घटित हो रहा है। इसलिए कांग्रेस इसको साझा करना चाहती। कांग्रेस उनके दुख दर्द में जहां शामिल है और वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो वो दुनिया को जानना चाहिए कि हम किस दुख में, किस त्रासदी में, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और देश की सरकार संवेदनाशील है। देखिए, उनका काम है वो, जो उनके पास कुछ और बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों के लिए भी जिस प्रकार से जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी एक ऐतिहासिक काम, जो आए हुए सभी प्रवासी मजदूर हैं, चाहे यहाँ से गए या आए, उन सब का बेहतर ध्यान रख करके मध्य प्रदेश की सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम, जॉब कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाने का अभियान शुरू किया है, इसलिए उनको रोजगार, उस स्थान पर जो नए लोग मजदूर आए उनको अवसर देना, ये अभियान हमने शुरू। कांग्रेस विधायक ओंकार मरकाम अब तक मंत्री पद का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। विधायक के आवास पर अब भी कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। इतना ही नहीं, उनके दफ्तर में भी बोर्ड लगा हुआ है। जब इस बाबत उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जिसे आपत्ति है वो इसे हटा दे। बीजेपी ने नेम प्लेट को लेकर विधायक पर तंज कसा है। बोर्ड लगा हुआ है, उसमें हम ढकवा दिए थे, अब वो निकल जाता है और उसमें नाम तो लिखा जा सकता है, पदों की जो नीचे संज्ञा दी जाती है उसमें हमने ढकवा दिया था, नाम बस ऊपर रखवा दिए थे। अगर लोगों को आपत्ति है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो थोड़ा सा समय निकालें और अपनी जो मेरे प्रति उनकी क्रोध है उसको पूरा पैक कर दें। मैं उनका सम्मान करूंगा और कम से कम उन्हें प्रसन्नता हो जाएगी। और मेरा कहना है, मुझे पता है कि निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छवाए बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैंने जो लगाया था उसमें वो शायद, और अगर उनको नाम भी मिटाने की बहुत लोग लगे रहते हैं, अगर उसमें उन्हें प्रसन्नता है तो वो उसमें बोर्ड लगा दें, पर प्रसन्न रहें। देखिए, कहीं न कहीं उदासीनता है उनको ध्यान भी नहीं इस बात का कि अब सरकार कांग्रेस की नहीं रही
और उन्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के पुनः आएगी, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो इस गुरेज में है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी। निश्चित रूप से उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ आएगी और कहीं न कहीं जल्दी उनको अपने बोर्ड को निकालना चाहिए। इंदौर में आज से सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर खुलेंगे। कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। दफ्तर में 50% कर्मचारियों के साथ काम भी शुरू होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी को भी अनुमति दे दी गई है। कर्मचारियों का परिचय पत्र कर्फ्यू में पास के तौर पर मान्य किया जाएगा। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ ही मास्क भी पहनना होगा। इधर भोपाल में टोटल लॉकडाउन के साथ ही आज से कुछ रियायतें भी मिलेंगी। कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। राजधानी में बफर जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में आज से बाजार और दुकानों को खोला जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए समय सारणी जारी की है। इसके मुताबिक ही दुकानों को खोला जाएगा। मसलन मंगलवार और शुक्रवार को सराफा, फुटवियर, जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक की दुकानें खुलेंगी, जबकि बुधवार और शनिवार को साड़ी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, होलसेल की दुकानें खुल सकेंगी। सातों दिन निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा बंद रहेंगे। लोगों को अपने वाहन से ही बाजार जाना होगा। इसके साथ ही शहर की सीमा को सील कर दिया गया है ताकि शहर से न कोई बाहर जा सके, न ही कोई बाहर से अंदर दाखिल हो सके। तो व्यापारियों की मांग पर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं और दिन नियत कर दिए गए हैं। निजी वाहन से ही लोग बाजार जा सकेंगे। सभी सार्वजनिक जो वाहन हैं वो अभी नहीं चलेंगे, लेकिन ये खबर आपको हम बता रहे हैं कि दिन तय कर दिए गए हैं कि किस दिन कौन सी दुकान, किस प्रकार की दुकान खुलेंगी। कॉस्मेटिक की दुकानों के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। होलसेल की दुकानें, साड़ी, कपड़ों की दुकानें, इनके लिए दिन तय कर दिए गए हैं और बफर जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर दुकानें खुल सकेंगी। शहर की जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है। इसमें ना तो कोई दाखिल हो सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना संक्रमित एक युवक की भिलाई में मौत हो गई है। मृतक पश्चिम बंगाल का निवासी था और महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल जाने के दौरान मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एम्स भेजा गया था। युवक का छत्तीसगढ़ से कोई संबंध हालांकि नहीं सामने आया है, लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुर्ग से कोरोना संक्रमित एक युवक की भिलाई में मौत हुई है। मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और महाराष्ट्र से वो पश्चिम बंगाल जाने के दौरान उसकी यहां मौत हुई। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उसे एम्स भेजा गया था। युवक का छत्तीसगढ़ से कोई संबंध हालांकि नहीं बताया जा रहा। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मंगलवार को 68 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 281 पहुंच गई है और कुल मरीजों की संख्या 361 हो गई है। अब तक 79 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ और बड़ी तादाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब निकलकर सामने आई है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक तरफ दुर्ग से खबर आई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, लेकिन सैंपल छत्तीसगढ़ में लिए गए थे। पहला मौत का मामला कोरोना का ये सामने आया और दूसरी तरफ मामले लगातार बढ़ते हुए और अब 68 नए केस। बिल्कुल, देखिए एक दिन में 68 नए केस आना बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार हो चुका है जो टॉप 5 में शामिल है, क्योंकि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में बीते 11 दिनों में आंकड़े बढ़े हैं, हैरान करने वाले हैं और चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि अब तक जो जमीन पे तैयारी और तमाम इंतजामों का दावा किया जा रहा था, जैसे ही संक्रमण ने अपने पैर पसारे वैसे ही तमाम दावे धराशायी हो गए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में 361 लोगों का कुल संक्रमित होना, हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 282 है, लेकिन ये बताने के लिए भी काफी है कि 12 दिनों में तकरीबन 300 मरीजों का सामने आना अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के आंकड़े के अनुसार तकरीबन 1 लाख लोगों के जो पंजीकृत लोग हैं उनका छत्तीसगढ़ आना शेष है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। जशपुर में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बगीचा के 2 कोरोना पॉजिटिव दंपति के संपर्क में आए 25 लोग
सामने आए हैं और प्रशासन इसके बाद अलर्ट पर हो गया है। सभी के सैंपल लिए गए हैं। कुछ लोगों की आज शाम तक रिपोर्ट आ सकती है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जशपुर में भी कोरोना संक्रमण का खतरा यहां बढ़ गया। बगीचा क्षेत्र के 2 कोरोना पॉजिटिव दंपति के संपर्क में 25 लोग आए थे। इनके सैंपल हालांकि ले लिए गए। प्रशासन अलर्ट पर। और कवर्धा में कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। पॉजिटिव पाई गई 75 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीता है। 9 दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर बुजुर्ग महिला पूरी तरह से स्वस्थ होकर कवर्धा लौट आई हैं। एहतियातन उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। और रायपुर से खबर आपको बताएं, कोविड-19 की जांच की संख्या प्रदेश में अब 57,000 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि 57,479 मरीजों की संदिग्धों की सैंपलिंग हुई है और 55,529 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 361 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए हैं। 1580 संदिग्धों की जांच अभी भी जारी है। बाकी सैंपलिंग्स भी और हो रही हैं। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा 18,318 लोगों की जांच की गई है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने श्रमिक सहायता केंद्र को सम्मानित किया। इसके साथ ही हम होंगे कामयाब गीत गाते हुए पार्टी कार्यकर्ता और कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वालों का उत्साहवर्धन उनकी तरफ किया। जिला मुख्यालय कोंडागांव में दक्षिण भारत से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यहाँ सेवा केंद्र का रखा गया था। इसमें जो भी दक्षिण भारत से आ रहे थे लगभग हर दिन 1000 मजदूरों को खाने से लेकर हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। मैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे मीडिया के साथियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं जिनके सहयोग से हम 10 दिनों तक लगभग 1000 लोगों को हर दिन सेवा किए हैं, ये सब बधाई के पात्र। दंतेवाड़ा में प्रशासन के दखल के बाद भी झूठ भैया कांग्रेसी नेता राहुल महाजन बाज नहीं आया और क्वारंटीन के नियम की धज्जियां उड़ाकर झीरम बरसी के फरसपाल कार्यक्रम में पहुंच गया, जहां पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत बीजापुर और दंतेवाड़ा के विधायकों से भी उसने मुलाकात की। इसके बाद डीएम ने राहुल महाजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्वास्थ्य विभाग को महाजन के RT-PCR टेस्ट के आदेश दिए हैं। राजनांदगांव में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कल डूंगरगढ़ ब्लॉक में 6, छुरिया ब्लॉक में 3 और अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मामले की लगातार निगरानी कर रहा है और इनमें से ज्यादातर मरीज प्रवासी मजदूर हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। राजनांदगांव जिले में टोटल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 34 है। और इधर प्रदेश में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कोरोना के संक्रमण से बस्तर बचा हुआ था, लेकिन बस्तर संभाग के कांकेर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद मामले में बस्तर के बाकी जिलों में संक्रमण फैलने की चिंता भी बढ़ गई है। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों को इस संदर्भ में जागरूक कराने के लिए जितना भी सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी इन इलाके में लगातार जो सब मार्च फर्स्ट वीक, सेकंड वीक से ये सब कार्रवाई शुरू कर दिए थे। इसलिए गांव वाला काफ़ी जागरूक है। यदि जंगल के रास्ते से भी यदि दूसरे प्रदेश से या दूसरे जिले से कोई व्यक्ति इस इलाके में आ रहा है, उनका गाँव वाला स्वयं अपना समझदारी से उनके गांव के बाहर उसको क्वारंटाइन कराकर फिर जिला प्रशासन को सूचित कर रहा है। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ परिस्थिति सामने रहे उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहा है। MHA की तरफ से सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है कि विदेश से आए यात्री केवल 7 दिनों तक क्वारंटीन किए जाएंगे। 14 दिन का एडवांस लेने वाले होटलों को रकम वापस देनी होगी और बिना देर किए ये बकाया रकम लौटानी होगी। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सभी राज्यों को इस बाबत पत्र लिख दिया गया है कि विदेश से आए यात्री केवल 7 दिनों तक क्वारंटीन किए जाएंगे और 14 दिन का एडवांस लेने वाले होटलों को रकम वापस देनी होगी। बगैर देर किए ये राशि लौटानी होगी।
इधर कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष को धमकी दी गई है। नक्सलियों ने मनोज मंडावी को यह धमकी दी है। प्रेस नोट जारी किया गया। नक्सलियों की तरफ से धमकी भरा यह प्रेस नोट है। शहरी नेटवर्क के नाम पर गिरफ्तारी का विरोध किया गया। जन अदालत में सजा देने जैसी बातें तक लिखी गई हैं। कांकेर जिले के एसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष को धमकाया गया है और नक्सलियों ने मनोज मंडावी को ये प्रेस नोट जारी करके धमकी दी है। शहरी नेटवर्क के नाम पर गिरफ्तारी का विरोध किया गया है और जन अदालत में सजा देने जैसी बातें इसमें लिखी गई हैं। एसपी ने पुष्टि भी की। प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी मुझे भी मिली है और इसका परीक्षण करेंगे, कहाँ से जारी हुआ और कैसे स्त्री हुआ। और कांकेर पुलिस के द्वारा जो शहरी नेटवर्क तोड़ने के लिए जो कार्रवाई हुआ है उससे कहीं न कहीं नक्सलियों तक इसका धमक होगी और बौखलाहट जरूर दिखेगा, क्योंकि उनका जो फंडिंग है कहीं न कहीं से प्रभावित होगा। तो इस वजह से कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों में माननीय नेताजी को इस तरीके का उनका प्रेस विज्ञप्ति में नाम आया है। मैं पर्सनली मिल के भी उससे इसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई होगा वो करूँगा। और छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में की गई है और 23 कलेक्टरों को बदला गया है। तबादले किए गए हैं। सरकार ने तबादले के आदेश जारी किए गए। सरकार की तरफ से टोपेश्वर वर्मा को राजनांदगांव का कलेक्टर बनाया गया। महादेव कावरे को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया। इसके अलावा डोमन सिंह गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर बने हैं। रणवीर शर्मा सूरजपुर के कलेक्टर बनाए गए। अभिजीत सिंह नारायणपुर, श्यामलाल धावड़े बलरामपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। संजीव कुमार झा सरगुजा के कलेक्टर बने हैं। तो सारांश मित्तर को बिलासपुर का कलेक्टर बनाया गया है। यशवंत कुमार को जांजगीर चांपा का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा कार्तिकेय गोयल अब महासमुंद कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाएंगे। और राजधानी रायपुर से पुलिस महकमे के लिहाज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर आनंद छाबड़ा को खुफिया विभाग का नया चीफ बनाया गया है। हिमांशु गुप्ता की जगह डॉक्टर आनंद छाबड़ा लेंगे। रायपुर आईजी के साथ साथ आईजी इंटेलिजेंस का उन्हें जिम्मा मिला है। हिमांशु गुप्ता एडीजी पीएचक्यू बनाए गए। ये पुलिस महकमे से ये बड़ी खबर, डॉक्टर आनंद छाबड़ा को खुफिया विभाग का नया चीफ बनाया गया है। हिमांशु गुप्ता की जगह डॉक्टर आनंद छाबड़ा लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।